हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, ये फोर्स एंड प्रेशर की दूसरी वीडियो है। तो हमने पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा कि फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे एक्ट करता है, क्या क्या चीज़ वो चेंज कर सकता है और क्या कैसे, मतलब हमने सब कुछ देख लिया कि हम कैसे कैसे फोर्स को अप्लाई करते हैं और फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड से काउंट होता है। आप प्लीज़, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो, अब इस वाली वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आके हम वो फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की मतलब हम कॉन्टैक्ट में नहीं है बट फोर्स लग रहा है, तो ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो तरीके के फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो तरीके के फोर्सेस आते हैं। एक आता है मस्कुलर फोर्स और एक आता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है? अब ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने हैंड्स को या लेग्स को क्या बोलते हैं? मसल बोलते हैं। लाइक है तो इनमें मसल ही ना, मतलब कि किसी पर्सन टू पर्सन फोर्स लग रहा है कि जैसे आपका भाई बहन कोई आपसे लड़ रहा है, ठीक है, हाथापाई हो रही है, तो भाई उसको हम एक मस्कुलर फोर्स बोल देंगे। या आपके मम्मी पापा आपको किसी चीज़ के लिए मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो एक तरीके का मस्कुलर फोर्स हो गया जो मसल टू मसल लग रहा है। या फिर अब मस्कुलर फोर्स हम उसको भी बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत आपने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे कि कोई भी हॉर्स है या कोई भी डोंकी है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान कैरी किया जा रहा है कहीं और ले जाने के लिए, है ना, होता है ना, डोंकी पे सामान रख के कहीं और लेके जाया जाता है, उनको कैरियर्स बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके का मस्कुलर फोर्स हो गया क्योंकि वो फोर्स उसकी मसल पे लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का मस्कुलर फोर्स हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखो, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। जो भी फोर्स लग रहा है हमारी मसल के एक्शन से, जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मतलब कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसको हम अपनी मसल से लगा रहे हैं, मतलब कि जैसे अब देखो, इस वॉल को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बट स्टिल मैं अगर इस वॉल को पुश कर रही हूँ, ऐसे करके मैं उसको पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा? ये भी एक तरीके का मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो मस्कुलर फोर्स के बारे में। कुछ भी नहीं है, बहुत ही डेली लाइफ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, कोई ऐसे एकदम हाई फाई एग्जांपल्स नहीं दे रही जो आपको समझ में ना आए, एकदम बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज में भी नहीं दे रही, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेली लाइफ। देखो, साइंस क्या है? जो हमारी डेली लाइफ पे बेस है वही साइंस होती है, कि जिसको हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, वो चीज़ साइंस है ना। तो ये भी हम डे टू डे लाइफ में ही कर रहे हैं कि भाई बहुत ही कॉमन है किसी भाई बहन की लड़ाई हो जाना, तो ये एक मस्कुलर फोर्स है। या हम लोग देखते हैं कभी भी रास्ते में जा रहे हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं डोंकी पे अपना सामान कैरी करते हैं, तो वो उसकी मसल पे फोर्स लग रहा है, तो वो भी एक तरीके का मस्कुलर फोर्स हो गया। या कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए मार रहे हैं, या हम किसी को खींच रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो भी एक तरीके का मस्कुलर फोर्स हो गया। वो हमारी मसल कुछ एक्शन कर रही है और उससे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आप इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। बाकी ये सारे जो फोर्सेस हैं, एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, वहाँ पे बहुत सारे एकदम एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उसमें से कोई भी एक दो लिख के आ जाना, अगर डेफिनेशन पूछी है तो दैट्स इनफ, दैट्स टोटली इनफ। ठीक है, नाउ अब दूसरा फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, किसी ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, दोबारा बता रही हूँ कि जब हम चलते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, हम अर्थ को पीछे धकेलते हैं और खुद उससे आगे चलते हैं, तो ये एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शन को एज अ रफ सरफेस ट्रीट करा जाता है कि जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं,
फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रफ सरफेस पे होगा और सबसे कम स्मूथ सरफेस पे होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स का लॉजिक है कि जहां पे सरफेस ज्यादा हार्श सा होगा, रफ होगा, एकदम अनइवन रास्ता होगा, वहां पे आप लोग देख सकते हो कि फोर्स ज्यादा लगता है हमेशा, और जहां पे एकदम बिल्कुल अच्छा स्मूथ रास्ता होगा वहां पे आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक वेल मैनर्ड वे में रोड बनी हुई होगी। ऐसे ही ये नहीं कि पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखो, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, जिसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या फिर हम इसको ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो देखो मतलब मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल ये भी दिया था पहले कि कोई बॉल है वो मोशन कर रही है, अगर हम उसको रेस्ट पे ले आते हैं, ये एक एग्जांपल दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक बात सोचो, आप बाइसिकल चला रहे हो तो आप पैडलिंग कर रहे हो तभी बाइसिकल आगे बढ़ रही है, बट आप देखते हो कि आपने पैडलिंग करना छोड़ दिया, एक स्पीड देके बाइसिकल को पैडलिंग करना आप लोगों ने छोड़ दिया, तो कुछ टाइम तक तो वो चलती रहेगी, जैसे मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी आपने स्पीड में छोड़ा है, इट डजेंट मैटर हियर। तो अब देखो ठीक है, कुछ देर तक तो वो चलती रहेगी, कुछ दूर तक जाएगी, बट फिर वो बाइसिकल की जो स्पीड है वो थोड़ी लो होने लगेगी, फिर थोड़ी मंदी होने लगेगी, फिर थोड़ी मंदी होने लगेगी। एक टाइम क्या आएगा ऐसा कि बाइसिकल रुक जाएगी। क्यों रुकी? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। दैट मीन्स कि हमें चलने के लिए या किसी चीज को चलाने के लिए इतने फोर्स की जरूरत होती है जो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये डेफिनेशंस, ये तो देखो आपके बुक की डेफिनेशंस हैं, बट जो मैं एग्जांपल्स बोल रही हूँ आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको यही डेफिनेशंस लिख के आना पेपर में अगर आएंगी तो। इन सारे फोर्सेस की, मैग्नेटिक फोर्स की देयर इज नो सच प्रॉपर डेफिनेशन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो एग्जाम्पल्स आप लोग वो भी लिख लो साथ में जो मैं बोल रही हूँ, या फिर अगर एग्जाम्पल्स नहीं लिखने, वो एनसीईआरटी से देख के लिखने हैं, तो एनसीईआरटी में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको यही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखो मैं आपको इस चीज का एग्जाम्पल दे रही थी कि सपोज दिस इज अ रोड। ओके, अब यहाँ पे कोई लड़का है बाइसिकलिंग करते हुए जा रहा है आगे। अब मान लो कि इस पॉइंट पे आके उसने पैडलिंग करना छोड़ दिया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में। देखो हम जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो अर्थ पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इन ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, तभी वो हमारे मोशन को ओपोज करता है, ना कि आगे बढ़ाता है। समझ में आ गई कि क्यों बाइसिकल रुकेगी? हमें हमेशा इतना फोर्स लगाना होता है चलने के लिए, बाइसिकल चलाने के लिए, या कार चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए, कुछ भी, वॉट एवर इज द व्हीकल, हमें उतना फोर्स लगाना पड़ता है जो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हुआ तो भी नहीं चलेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम हुआ तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तभी व्हीकल आपका मूव कर पाएगा। व्हीकल मूव कब करेगा? सपोज कि यहाँ पे आपका फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपको बाइसिकल चलाने के लिए मैक्सिमम कितने का चाहिए? 5 का तो चाहिए ही चाहिए, बट उससे ऊपर चाहिए, या तो वो 6 न्यूटन भी हो सकता है, 7 न्यूटन भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जितनी आपकी मर्जी हो आप उतना फोर्स लगा सकते हो। समझ में आ गया? सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, कि वो एक स्टेट ऑफ मोशन को बताता है, फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में हेल्प करता है। या तो वो एक मूविंग बॉल को रोक देगा, या किसी भी मूविंग बॉल को चलाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, बट द मेन फंक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज टू अपोज। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये बात हो गई हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको
मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे दिए। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। अब जब आप छोटे होंगे तो सभी लोग मैग्नेट से खेलते होंगे। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपने जैसी प्रॉपर्टी को। जैसे दो मैग्नेट्स हैं, मान लो ये दो मैग्नेट्स हैं, तो ये ऐसे चिपक जाती हैं, हम उसको कितना भी दूर ले जाएं फिर वो ऐसे चिपक जाती है। यही होता है ना हमेशा। तो यही होती है मैग्नेटिक फोर्सेस। एक मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट करती है। देखा होगा ना आपने कि आपके घर में कोई भी चीज़ अगर आयरन की बनी हुई है तो इट अट्रैक्ट्स। किसी भी चाबी पे चिपक जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे हाउस में जो आयरन की बनी हुई होती हैं, जैसे कि हैंडल्स वगैरह, है ना। तो अब मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कि कोई भी मैग्नेट अपने फोर्स से किसी और चीज़ को या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें एक एग्जांपल यही आ सकता है, मैग्नेट और आयरन नेल्स वाला, या मैग्नेट और की वाला आ सकता है, या छोटे छोटे स्क्रू होते हैं वो भी आयरन से बने हुए होते हैं, आयरन नेल्स ही बोलते हैं उन्हें भी, तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इस बेसिकली, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बेसिकली आप 11th में जाके पढ़ते हो इसके बारे में डिटेल में। बट अगर अभी आपको जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, तो देखो एक चीज़ होती है, मेरे को नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज़ें होती हैं। बट अब उसमें से न्यूट्रॉन को हटा दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोली थी, अब भी बोली हूँ कि स्टैटिक का मतलब, देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का रुक जाना, वो एकदम रेस्ट पे है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब रेस्ट पे होते हैं, या तो वो फोर्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन लग रहा है, या फोर्स वो प्रोटॉन टू प्रोटॉन लग रहा है, या फिर फोर्स वो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ये 3 फोर्सेस जब लगते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसका क्या होना ज़रूरी है? एट रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेस्ट पे नहीं होंगे, मोशन में होंगे, तो उस पर क्या लगेगा? तो उस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। फिर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, फिर उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन, अ फोर्स exerted by a charged body on another body or uncharged body is known as electrostatic forces। अब कोई चार्ज बॉडी या तो किसी चार्ज बॉडी पे ही फोर्स लगा रही है, या फिर किसी अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब देखो ये तो हो गया एक साइंटिफिक एग्जाम्पल, बट अगर हम किसी नॉन साइंटिफिक के बारे में बात करें तो क्या होगा? देखो हर कोई बच्चा ये चीज़ करता है कि स्केल लेता है, अपने हेयर पे रब करता है, जब आपने ऑयलिंग ना कर रखी हो तब हेयर पे रब करता है स्केल, और फिर उसके बाद उससे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उठाने की, उस पर चिपकाने की कोशिश करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि स्केल को अगर नॉर्मली पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर रखो तो वो नहीं अट्रैक्ट करता, बट जब आपने हेयर पे रब कर लिया तो क्या हुआ? जब आपने स्केल को हेयर्स पे अपने रब कर लिया तो उस पर कुछ चार्ज पैदा हो गया, तो वो जो चार्ज होगा वो पीसेस ऑफ पेपर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और वो फिर स्केल पे आके चिपक जाता है। तो इसको हम एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। या आपने वो भी एग्जाम्पल सुना होगा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, इग्नाइट रॉड का, तो ये सब भी एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का
एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता है तो यू कैन राइट वो स्केल वाला एग्जाम्पल कि व्हेन वी रब स्केल ऑन आर हेयर, ऑन आर रफ हेयर, ठीक है, विदाउट ऑयलिंग वाले, ऑन आर रफ हेयर, और देन द पीसेज ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स एंड ऑल, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। और अब आता है लास्ट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स फॉल डाउन द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं हम। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, कोई भी चीज़ होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है? अगर हम उसको छोड़ दें तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके पास कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। मतलब कि मास टू मास अट्रैक्ट होना। जैसे कि अब आप सोच लो कि किस किस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब जैसे कि मैं हूँ और बोर्ड है, तो हमारे बीच में भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि हमारा जो मास है वो अकॉर्डिंग टू अर्थ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अर्थ बहुत हैवी है और हम दोनों बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है ना। तो अब हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। या फिर कोई पर्सन इधर बैठा है और कोई पर्सन इधर बैठा है, तो उन दोनों के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन दोनों का जो मास है एज अ अर्थ वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, छोटी से छोटी भी, ठीक है। सो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल। अब देखो, जैसे कि अब ऑब्वियसली मैं ये चीज़ अगर छोड़ दूंगी, मार्कर को अगर मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाके पड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। या हमने ऊपर से पानी डाला तो पानी नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। किसी भी वाटरफॉल का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी गिरती हुई चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, दैट वाज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। या कोई सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, दैट मीन्स कि वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ सैटेलाइट पे लगा रही है, जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस सैटेलाइट को बाहर नहीं जाने दे रही, वो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ही मूव कर रही है, और उसकी सारी डिटेल्स, अर्थ की जो भी चेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो सारी नॉलेज अब हमारे साइंटिस्ट को दे रही है सैटेलाइट के थ्रू। समझ में आया? तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं ये पता चल गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं ये भी पता चल गया। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन टाइप के फोर्सेस आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। प्लीज़ अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आया तो एक बारी ये वीडियो पूरी देखो अच्छे से, विद एग्जाम्पल्स एंड ऑल, सब कुछ ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद आप लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है एनसीईआरटी में सारी पढ़ो, या फिर आपकी जोन सी भी बुक है, कोई सा भी पब्लिकेशन है, कुछ भी है, तो सब में एक जैसा ही होता है नॉलेज, तो आप वो भी पढ़ो, पूरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लो। अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, और उस पर अगर वीडियो बनाने की भी ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा वीडियो भी बनाऊंगी आपको अच्छे से समझाते हुए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और एक चीज़ और कि एक तो ये स्टैटिक का मतलब याद रखना। स्टैटिक का मतलब आपकी, ये मान लो कि रेस्ट का दूसरा नाम होता है स्टैटिक रहना, मतलब कि एक जगह पे खड़े रहना, कहीं मूव ना करना। एट रेस्ट को हम साइंटिफिक वे में स्टैटिक भी बोलते हैं, कि मतलब भाई कोई जना सिर्फ खड़ा हुआ है, ना तो वो मूव कर रहा इधर उधर ना कहीं पे भी, ठीक है। और प्लीज़ या थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह किया करो, ताकि अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता चले, एटलीस्ट थोड़ा फीडबैक मिले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के, कैसा नहीं लग रहा।
वरना यार क्या फ़ायदा मेरे मतलब इतनी मेहनत करने का जब मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि देखो आप लोग देखते तो हो, आई नो आप लोग देखते हो, बट कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, तो फिर मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस डालने की, है ना। सो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ लिखा करो कमेंट्स में, या कुछ इंटरैक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। ये जो चैप्टर है इन 8th बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, बस एक वीडियो में प्रेशर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तीन लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म है, मतलब कि एक जो इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस था, एक ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और एक प्रेशर वाली वीडियो अलग से आएगी वो, बस फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैंने अभी ये चैप्टर इस वजह से उठाया क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्कूल्स में फिजिक्स से स्टार्ट किया जाता है, और इसमें सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर ही पढ़ाया जा रहा है। लाइक मेरे 2-3 कज़न हैं, उनके स्कूल्स में यही चैप्टर को प्रेफर किया जा रहा है पहले, ठीक है। और बाकी और चैप्टर्स भी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। थोड़ा अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करके एग्जाम्पल्स वगैरह सबके याद रखना, और इन डेली लाइफ अगर आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट डेली लाइफ, कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वही सब साइंस है, बस थोड़ी लॉजिक की ज़रूरत होती है, बस दैट्स इट।